किक मारने की टेक्निक थी वो अपने आप में इतनी आइकॉनिक थी कि लोग उस टाइम पे शर्त लगाया करते थे कि भाई तू बुलेट स्टार्ट करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। इस बाइक की जर्नी स्टार्ट हुई है, ये मेरे पापा की फेवरेट बाइक थी उनके टाइम की, तो वो चाहते थे लेना। देखिए हर कोई नहीं जाएगा, आजकल की जनरेशन जो है नई चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, चेंजेस ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ को मेंटेन नहीं करते। सो दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी सोची होगी कि मुझे एक बाइक लेनी है तो भाई हर एक यंगस्टर हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, उसके जवान पे एक बाइक हमेशा आती है, वो है द रॉयल इनफील्ड बुलेट। भाई इस बाइक का सपना मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने ना देखा हो। अब इस व्हीकल की जो स्टोरी है ना वो अपने अपने जनरेशन के हिसाब से बहुत ही डिफरेंट है। तो आज जिस व्हीकल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रॉयल इनफील्ड बुलेट क्लासिक 350। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो लोग कहते हैं ना कि यार जो मज़ा पुरानी वाली बुलेट में है ना वो नई में नहीं है, तो अभी मार्केट में इसका थर्ड जनरेशन आ चुका है, बट मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगा कि आखिर ये क्यों सबसे ज़्यादा सक्सेसर मॉडल थी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, मैं वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वॉचिंग मोटो वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज जिस व्हीकल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसको यार किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी रिव्यू की ज़रूरत है, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड जनरेशन होने के बावजूद भी ये जो व्हीकल है, पर्टिकुलर ये वाला मॉडल, ये क्यों ज़्यादा इतना सक्सेसर है। और अभी करंट में इसके सिर्फ 3 जनरेशन है, तो उसमें से ये मिड वाला ही क्यों सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। तो सबसे पहले चाबी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, एंड ऐसी आपको 2 चाबी मिलती है। हालांकि इसके अंदर में आपको रॉयल इनफील्ड का एक बैजिंग देखने को मिलती है, अगर पिक्चर रेफरेंस मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई ये जो व्हीकल है इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1931 में, एंड ये सिर्फ और सिर्फ यूके बेस्ड पे ही बिका करती थी। उसके बाद 1955 में फर्स्ट टाइम इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर में, और उसके बाद इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसकी लेगेसी अपने आप में इतनी आइकॉनिक है, जिसके अंदर में भाई आपको मैं स्टोरी अगर बताऊंगा ना तो इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बन रखी है। बट फिलहाल मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको ये जो UCE इंजन है वो क्यों लेना चाहिए। इसका जो सबसे पहला जनरेशन था कि उसके अंदर में जो आपको किक मारने की टेक्निक थी वो अपने आप में इतनी आइकॉनिक थी कि लोग उस टाइम पे शर्त लगाया करते थे कि भाई तू बुलेट स्टार्ट करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। एंड इस वाले ये जो UCE इंजन है इसमें ये सारी चीज़ें चेंज कर दी गई और इसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके इसको सेल्फ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो भाई और इसकी जो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे एंटायर वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन में चलने वाली व्हीकल है। लगभग 75 ईयर से इसकी प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चल रही है, एंड ये अपने आप में बहुत आइकॉनिक है। आज तक इसकी प्रोडक्शन बंद नहीं हुई। सबसे पहले ये जो आती थी ये आती थी स्टैंडर्ड मॉडल में, उसके बाद इसका इलेक्ट्रा मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एंड ये जो आप देख रहे हो अभी जो सबसे लेटेस्ट ये है क्लासिक वेरिएंट, और ये आती थी 2 इंजन के साथ में, एक 500 सीसी, अभी जो आप देख रहे हो ये 350 सीसी वाला वेरिएंट है गन मेटल ग्रे, 2019 मॉडल BS4, और 2020 में इसके 500 सीसी वेरिएंट को बंद कर दिया गया। तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी बुलेट देखने को मिलेगी वो 350 सीसी इंजन के साथ ही देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, अब इसके ओनरशिप रिव्यू को जानने के लिए मैं बुलाता हूँ इनके ओनर को और करते हैं उनसे खूब सारी बातें कि आखिर अगर आप इस लेजेंडरी बाइक को ओन करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो फैजल भैया, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड भाई मैं छोटी सी बात बता दूं कि आज जितना भी मैंने बाइक चलाना सीखा या जो भी उनके बारे में जानता हूं वो सब इन्हीं की देन है, बट अब किसी रीज़न से ये इंडिया में नहीं रहते हैं, तो भाई आज कह सकता हूँ कि आज मैंने एक NRI गेस्ट बुलाया अपने चैनल पर, इनसे सारी चीज़ें मैं पूछूँगा। तो सबसे पहले फैजल भैया अपने बारे में थोड़ा बहुत आप बता दो, और मेरे को एक जो सबसे पहला सवाल जो मैं सभी से पूछता हूँ कि आपने ये मॉडल कब लिया था और क्या उस टाइम आपको प्राइस मिला था और क्या रीज़न था कि आप बुलेट पे चले गए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आप बुलेट वाले बंदे तो नहीं थे जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। तो अब बताओ। हाय गाइस, मेरा नाम फैसल रज़ा है, ठीक है। मैं एक बहुत ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हूँ। तो बचपन में जब मैंने कॉलेज के बाद नौकरी ज्वाइन की थी तो मैं कहीं पर भी जाता था तो समीर बचपन से ही मेरे साथ है, तो उसको लेके जाता था, वो चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, क्या कर रहा है चल मेरे साथ। इवन फर्स्ट इंटरव्यू भी में ये मेरे साथ गया था, वो भी ऑटोमोबाइल ही कंपनी थी। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे मैं अलग बाइक्स यूज़ करता था,
जैसे पल्सर्स हो गई, वो भी एक क्लासिक अच्छी बाइक्स हैं जो कंटिन्यू हुई हैं, अब तक हिट है। ठीक है, तो मेरा एक नेचर था थोड़ा स्पीड चलाने का, तो उस टाइप का नेचर था मेरा, अग्रेसिव चलाता था मैं। तो इस बाइक की जर्नी स्टार्ट हुई है, ये मेरे पापा की फेवरेट बाइक थी उनके टाइम की, तो वो चाहते थे लेना। उन्होंने स्टार्ट किया था RX 100 से। तो उनकी एक ऐसी उम्र आ गई थी जहाँ पे वो बाइक नहीं चला पा रहे थे, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। पापा की राइड भी अच्छी अच्छी खासी हुई है, नेपाल से इंडिया उन्होंने राइड किया है, चाइना तक राइड किया हुआ है। मेरे पापा को भी राइड का बहुत शौक था, बाइक्स की भी, कार्स के भी। ठीक है, तो उस जनरेशन के हिसाब से नहीं था, लेकिन उन्होंने राइड्स अच्छे किए हैं, बस व्लॉगिंग नहीं की है, वरना अच्छा अच्छा खासा हम भी कमा लेते। तो वो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ये सब, लेकिन उनकी बाइक्स थी 4S चैम्पियन, RX 100, पल्सर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, हंक, फिर हंक लिया था, फिर हमारा एक्सट्रीम था, पैशन थे, बहुत सारी बाइक्स उन्होंने चेंज की हैं। फिर उन्होंने कार ले ली, तो वो कार वाले इंसान हो गए, बाइक्स कम यूज़ करने लगे। तो मैंने डिसाइड किया उस टाइम पे कि मैंने बहुत अग्रेसिव चला लिया है, अब थोड़ा पापा का जब इंटरेस्ट आया तो उस पर जब मैं सोचने लगा तो मेरा भी इंटरेस्ट आने लगा रॉयल एनफील्ड में। तो मैं भी ट्राई करने लगा, दोस्तों की बाइक चलाने लगा। उस टाइम पे इलेक्ट्रा ज़्यादा चलती थी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा लोग चलाते थे, क्लासिक भी कम लोगों के पास था। तो मैंने उल्टे साइड वाली भी चलाई है, जो गियर आते थे, और अब राइट साइड आ रहे हैं, सॉरी लेफ़्ट साइड आ रहे हैं अब तो, पहले उल्टे साइड आ रहा था राइट साइड में। तो मैंने भी इंटरेस्ट अपना स्टार्ट किया, उसके बारे में जानना चाहा, टेस्ट राइड लिए, फिर उसके बारे में जाना कहाँ से क्या है, कितना स्टार्ट हुआ इस बारे में। तो फाइनली एक स्टेज आया जब मैंने बाइक बुक कर दी और पापा जी के हाथों ये बाइक निकलवा ली थी। तो वो मेरा बहुत ही खुशहाल मोमेंट था जो उनके साथ मैंने लिया। अब वो तो नहीं रहे, लेकिन इसीलिए इस बाइक से ज़्यादा लगाव है मुझे। तो मैं इस चीज़ को इसीलिए रिस्पेक्ट करता हूँ और इसको कंटिन्यू रखूँगा। इसकी जब तक मैं हूँ तब तक इसकी रिस्पेक्ट करूँगा और इसको उसी साइड से चलाऊँगा भी। और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ इस बाइक को चलाने में। आपको जब चेंज करते हो ना, तो बाइक का नेचर और आपका नेचर सिमिलर होना चाहिए। जब भी आप बाइक राइड करते हो, आप बाइक चलाते हो, आप जैसी बाइक मिलेगी, जैसे स्पोर्ट्स बाइक है, आप उसी नेचर में उस बाइक को चलाओगे। लेकिन इस बाइक में आपका नेचर चेंज होगा, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए आपको इस बाइक को। पहले मैं ऑफिस जाता था भागते हुए, ठीक है, तो उस बाइक को भी उसी तरह चलाता था, लेकिन इसको जब चलाने लगा तो मैं आधे घंटे पहले निकलता था ऑफिस से, ताकि मैं इंजॉय करके पहुंचूं बाइक राइड अपनी। ठीक है, तो इस बाइक ने बहुत साथ दिया मेरा। ये बाइक मैंने ली थी 18 सितंबर 2018 में, आपने 19 बताया था, ये 18 मॉडल है। हाँ, वो मिस्टेक हो गई थी। तो ये मतलब BS4 वेरिएंट है और इसमें नॉन ABS वाला मॉडल है। BS4 है, नॉन ABS मॉडल है, और ये इस टाइप के इंजन का सबसे रिफाइंड इंजन है। ये मेरे लिए बहुत ख़ास है। जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसमें कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, इसमें भी कुछ नेगेटिव है, लेकिन मैं उसको जब राइड करता हूँ ना तो वैसा चीज़ें भूल जाता हूँ। ये चीज़ें आपको निकल में आती हैं जब आफ्टर सर्विस होती हैं, तब आपको निकल के आती हैं। इसमें प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो अलाइनमेंट्स के आते हैं, क्योंकि ये स्पोक्स हैं, राइट, तो आपको राइड भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो अभी लगभग इस व्हीकल को 2018 से 2024 में आई बिलीव हो गए हैं, मतलब अच्छा खासा टाइम, 5-6 साल का ड्यूरेशन हो गया। तो ये कितनी हज़ार किलोमीटर चल चुकी है? ये लगभग 22 से 23 हज़ार चलाई है मैंने। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मीटर वगैरह चेंज कर दिया था, मीटर चेंज कर दिया था। वो उसका रीज़न भी बता दो भैया, क्योंकि आप बता रहे थे कि मैं लंबे टाइम तक बाहर रहता हूँ, तो हाँ, मैं लंबे टाइम तक बाहर रहता हूँ, तो मैं जब आता हूँ घर में सबसे पहले कोई चीज़ ढूंढता हूँ तो मैं इसकी चाबी, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ ये कैसी है, किस कंडीशन में है। तो मैं नेक्स्ट डे ही जाके इसकी मरम्मत में लग जाता हूँ। और क्योंकि कोई चलाता नहीं है मेरे घर में बाइक, मेरा छोटा भाई है, वो कार ज़्यादा प्रेफर करता है। तो लेकिन मैं बाइक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कार से ज़्यादा, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ सिर्फ कार ही चलाता हूँ। तो वहाँ बाइक्स मिलनी बहुत मुश्किल है, जो मिलते हैं प्रीमियम ही मिलते हैं। तो मैं जब भी आता हूँ मैं सबसे पहले इसको ढूंढता हूँ, मैं इसकी सर्विस कराता हूँ और फिर चलाता हूँ। तो लगभग 24,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो एक मतलब पूछना चाहूँगा कि आपने जितनी भी सर्विस है वो बाहर से कराई है या फिर कंपनी से करवाई है? हाँ, आपका रिलेशन जो है ना तीन के बीच होना चाहिए, आपका, आपकी बाइक का और आपकी मैकेनिक का। ठीक है, अगर आपको मैकेनिक आपको अच्छा मिल गया ना, उससे बेहतर चीज़ कुछ भी नहीं।
आपका सबसे अच्छा रिलेशन उनसे ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। आप जिसको अपनी सबसे खास चीज़ दे रहे हो वो आपको वैसे ही बना के दे, तो ये बहुत कम मिलता है। तो अब मेरे एक अंकल हैं, वो हमारे घर के पड़ोस में रहते हैं, उनके रॉयल एनफील्ड का खुद का मीन्स शॉप है। वो शुरू से ही रॉयल एनफील्ड में काम किया उन्होंने और सिर्फ रॉयल एनफील्ड की ही सर्विस करते हैं, तो मैं उनसे कराता हूँ और सेटिस्फैक्ट्री सर्विस करके देते हैं मुझे। जो भी कमी है वो समझ जाते हैं फीलिंग। अब यहाँ पे ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसा ना ये 3 जनरेशन है अभी, एक तो आती थी सबसे ओल्ड वाली जो आपने बताया उल्टे गियर वाली, एक आई ये वाली और एक करंट जनरेशन, तो ये वाली को सबसे ज़्यादा सक्सेस क्यों माना जाता है? मतलब इन तीनों जनरेशन में सबसे ज़्यादा सक्सेसर इसको क्यों माना जाता है? तो जो नई बुलेट आई है, सॉरी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक्स बाइक्स चल रहे हैं, जो भी सीरीज़ चल रही है उनकी, मैंने उनकी टेस्ट ड्राइव ली थी, लेकिन मुझे वो फील नहीं आई जो उसमें मुझे आती है। तो इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसी को ही अभी भी, और इसको ऐसे ही मेंटेन रखूँगा। और जो पुरानी वाली है उसके कंपैरिजन में? जो इसके पुरानी बाइक्स थी मुझे उनमें भी यही बेस्ट लगी, सीरीज़ यही लगी। मैं ये नहीं है कि इसकी सिर्फ तारीफ़ कर रहा हूँ, मैंने फील किया हुआ है। जो वाइब्रेशंस मुझे चाहिए, मीन्स चाहिए नहीं, जो मिलती हैं इसके साथ वो कम है एज़ कम्पेयर टू और जो पुरानी बाइक्स हैं। और दूसरा क्या है कि आप सेटिस्फैक्ट्री रहते हो इसके साथ, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, रोड पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जो पहले की रॉयल एनफील्ड की बाइक्स थी उनमें लीकेज बहुत ज़्यादा थी, ऑयल लीकेजेस। इसमें ऑयल इश्यूज इतने नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पूछना चाहूँगा, जो मेरा ऐसा लगता है मुझे कि ये उन दोनों से, मतलब पुरानी वाली से और नई वाली तो खैर देखो ऑब्वियस सी बात है देगी, बट इसके अंदर एक इंसान नीड चाहता है कि भाई एवरेज भी डिसेंट दे दे, तो वो एवरेज भी सही देती है। ये तो कितने का एवरेज देती है, अगर आप कुछ आइडिया बताओ तो? एवरेज की बात करो तो आप यकीन नहीं करोगे, जो 150 सीसी की बाइक्स देती है ना एवरेज, उतनी देती है 350 की। ठीक है, मैंने अपनी बाइक जब ऑफिस से लाता आता हूँ तो मैंने कैलकुलेट किया था, तो मेरा रेंज जो गया था 37 पर लीटर से लेकर 44 तक गया हुआ है। इतना आप यकीन एवरेज नहीं देती करोगे। है ये? हाँ, ये निकाला हुआ है मैंने। और अभी इतने अभी इसलिए नहीं है क्योंकि रनिंग में नहीं है, मैं आता हूँ साल भर में 1-2 बार आता हूँ तो वहीं चलाता हूँ, तो मैंने उसके बाद कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा, और आपने इसके अंदर में एग्जॉस्ट क्यों चेंज नहीं कराया? मतलब लोग तो इसमें एग्जॉस्ट चेंज करवा के उसी के लिए फेमस है। बिल्कुल, मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरी बाइक जैसी है ना वैसी रहे, नेचुरल। ठीक है, और सीन क्या है कि बाकी बाइक्स में जो है ना वाइब्रेशन जिनको चाहिए होते हैं, मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगता है इससे। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ पूछना है, अभी तो वैसे मार्केट में ये कंटिन्यू ही है, कंटिन्यू इन द सेंस कि अभी इतने सारे मॉडल बिक गए हैं, तो कोई सेकंड हैंड भी लेना चाहेगा तो उसके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो आपने जो इसकी सर्विस करवाई है कंपनी से, तो कितने % आप सेटिस्फाइड हो कंपनी की सर्विस से, और क्या कॉस्टिंग आ जाती है इसकी सर्विस में? कंपनी के जो मैकेनिक्स होते हैं ना वो बदलते रहते हैं, तो सेटिस्फैक्ट्री सर्विस नहीं करते। आपको वहाँ पे एक ही सर्विस के लिए 2 से 3 बार जाना पड़ेगा अपने कंप्लेंट्स लेकर, तब वो जाके सही करते हैं। रॉयल एनफील्ड को अपना सर्विस में बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी भी। और इसकी जो कॉस्टिंग आती है सर्विस की, और कॉस्टिंग में कहूँ तो 2 से 2,500 रुपये आते हैं पर सर्विस। पर सर्विस आ जाती है। और सर्विस ड्यूरेशन क्या रहती है, कितने किलोमीटर पे? तो जनरली जो होता है कि 5,000 आप किलोमीटर ड्राइव करो या फिर 6 मंथ्स है, उसमें आप इसके बीच आप करा लो सर्विस। लेकिन मेरा क्या सीन है, बाइक ज़्यादा चलती नहीं है तो मैं आते ही सर्विस कराता हूँ, तो मैं कैलकुलेट नहीं करता, मैं चलाने से पहले सर्विस करा लेता हूँ। तो ये तो चलो एक बार को फिर भी ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपकी बाइक चलती तो है नहीं। अच्छा, इसका जो सिटिंग अर्गोनॉमिक्स है वो कैसा लगा आपको? हाँ, सिटिंग के लिए मैं कहूँगा कि जो ड्राइव करता है उसके लिए अच्छा है, लेकिन जो पीछे बैठता है ना उनके थोड़े पेन, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हो, तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कराना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा। वो एक थोड़ा सा डिपेंडिंग अपॉन वेट भी होता है। इसकी ब्रेकिंग से कभी आपको ऐसा लगा है कि यार नहीं ये थोड़ा सा और बेटर होने चाहिए थे, या आपको एबीएस की कमी महसूस होती है अगर आप इतने टाइम बाद चला रहे हो? नहीं, आप इस बाइक को ना उतना भगा नहीं रहे हो, उतना रनिंग नहीं कर रहे हो, उतना फास्ट अग्रेसिव नेचर से नहीं चला रहे हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है एबीएस की, लेकिन फिर भी वो एक सेफ्टी है, आपको इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, आपने इतने किलोमीटर चला लिया तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार रैटलिंग की आवाज़ आ रही है, या फिर कोई कंपोनेंट या पार्ट में, जैसा कि बुलेट अपने आप को बोलता है कि मेड लाइक अ गन, तो वो जस्टिफाई है इसके नाम को, या फिर नहीं फिर भी ज़रूरत पड़ ही जाती है कहीं से इधर से टाइट करो उधर से? मतलब पार्ट्स कैसे हैं इसके, रिलायबल है? नहीं, बिल्कुल सही है, पार्ट्स तो अच्छे हैं इसके, और मेड लाइक ए गन जो है, जो जस्टिफाइड है जो बोला गया है, क्योंकि इसके चलाने के बाद आपको कोई प्लास्टिक की बाइक्स पसंद नहीं आई। या मेरे को पॉइंट आउट कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, और डिपेंडिंग अपॉन वेट भी है ना। हाँ, ये तो है, तो भाई हैवी तो है ये थोड़ी सी। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी पे भी वो होना चाहिए कि हाँ आप जो राइड कर रहे हो वो आपको क्या फील करा रही है। तो अगर आपको कभी मौका मिला तो आप नई वाली बुलेट पे स्विच करना चाहोगे, या फिर फिलहाल तो नहीं, इसी को कंटिन्यू रखोगे? बिल्कुल नहीं। हाँ जी।
तो यार जनरली एक बात बताऊं तो मुझे भी कोई सेंस नहीं लगा उस नई वाली बुलेट का, क्योंकि अगर वो पावर वावर बढ़ाते ना तो समझ आता। पावर से याद आया, आपको कभी फील होता है कि यार मतलब ओवरटेक करने में पावर की ज़रूरत है? जब आप चलाते हो ना, आपको मन ही नहीं करेगा कुछ करने का, आप जैसी चल रही है बस चलने दो, ऐसी फील आएगी। तो ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं आता कि आपको जल्दबाजी में चलाना है। आपको मैं बता रहा हूँ ना, बाइक पे जब आप बैठते हो ना, आपका नेचर वैसा हो जाना चाहिए। बात तो सही कह रहे हो, और ये वैसे भी आइकॉनिक है। इसके साथ तो ये ज़्यादातर बाइक ना कभी फीचर स्पेसिफिकेशन पे नहीं बिकती, ये बिकती फील है पे, सेंटीमेंट्स पे, पूरा लोगों के सेंटीमेंट्स। इमोशंस, सेंटिमेंट्स और फील पर। भाई ये बात तो है। तो आप कुछ इंक्लूड करना चाहोगे, अगर मतलब कोई ध्यान कोई लेना चाह रहा है इस वाले को, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर कोई सेकेंड हैंड मार्केट में इसको ढूंढ रहा है तो? देखिए, हर कोई नहीं जाएगा, आजकल की जनरेशन जो है नई चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, चेंजेस ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन नहीं करते। अगर आपको इस बाइक पे जाना है तो आपको बहुत पेशेंट होना चाहिए, सबसे पहली बात। और रिस्पेक्ट और लव तो चाहिए, हर बाइक के लिए चाहिए, हर कार के लिए चाहिए, अगर आप एंथुसियास्ट हैं तो जैसा आपका लविंग नेचर रहेगा, आप जैसा रखोगे इसको, वो वैसा ही आपको परफॉर्म करके देगी, ठीक है। लेकिन कुछ बाइक्स सेकेंड हैंड्स में क्या है कि लकीली आपको अच्छी भी मिल जाती हैं आफ्टर मार्केट्स। कुछ पार्ट्स मीन्स उसको लोग प्ले करते हैं सेल करने के लिए अपनी बाइक्स, राइट। तो उसको मैं कह नहीं सकता, वो आप अच्छे मैकेनिक से दिखाओ, अगर वो अप्रूव कर रहा है, ट्रस्टेड है वो मैकेनिक, अगर वो अप्रूव कर रहा है तो आप जा सकते हो उस बाइक के लिए। अच्छा, इसकी आपको लाइट सेटिस्फेक्शनरी लगती हैं जो इसकी स्टॉक आती नहीं, मैंने चेंज करा रखी हैं, इसमें एलईडीज लगाई हुई हैं मैंने वाइट, बस अच्छा, यही चेंज किया मैंने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और यार देखो, इस बाइक के साथ में ना आप मतलब एक आपके ना सेंटीमेंट्स जुड़े हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बहुत सारे लोग वीडियो देख के तो चले जाते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो बस सब्सक्राइब कर दो यार और पहुंचा दो हमें ऊंचाइयों की सीढ़ियों पे। तो बस अभी इसी नोट पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय।